वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले दोनों सैंपल पेपर्स अच्छे से कर लिए होंगे, तो फिर जल्दी से रेडी हो जाइए सैंपल पेपर 3 करने के लिए। नोटबुक और पेन और पेपर शुरू कीजिए। 60 मिनट्स का ये पेपर 20 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क ईच, 11 and 12 2 मार्क्स ईच, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, यानी इर्रेशनल नंबर है। देखिए 36 का अंडर रूट 6, और ये कैसी संख्या होती है? परिमेय, यानी रेशनल नंबर। 1.47 को हम लिख सकते हैं 147 डिवाइडेड बाय 100। ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अंडर रूट 25 होता है 5, जो कि परिमेय संख्या है। ओके, अंडर रूट 18 बच गया। अंडर रूट 18 को आप कैसे लिखते हैं? 9 2 18, 9 अंडर रूट से बाहर आकर 3 बन जाएगा, 3 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय, तो 3 अंडर रूट 2 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इट मीन्स ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की जीरोज बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें इसकी जीरोज बताने के लिए ऐसे नंबर्स ढूंढ के लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो? 4 1 जा 4, और एडिया सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता हो? माइनस का 4। तो वो कब होगा? जब हम 2 2 जा 4 लेंगे। -4 कब आएगा? जब दोनों के आगे माइनस का साइन लगा होगा। -2 की वैल्यू ही -4 होती है। ओके, और मल्टीप्लाई क्या चाहिए? +4। हमें ये दो फैक्टर्स मिल गए, 4s² -2s प्लस 1। क्योंकि हमें इसके शून्यक फाइंड करने हैं, इसलिए इसे 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। पहले दोनों नंबर्स में से 2s कॉमन, यहां से क्या बचेगा? 2 2 जा 4, s 2 थे, एक s बाहर, तो एक s यहां लिखा जाएगा। 2s कॉमन लिखा जा चुका है, तो यहां क्या बचेगा? सिर्फ 1। इन दोनों में से क्या टर्म कॉमन आ रही है? कोई भी नहीं। माइनस का 1 आप जरूर कॉमन लिखेंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 2s माइनस का है, 2s प्लस का हो गया, और प्लस का 1 -1 में चेंज हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम, इसे आप 1 टाइम लिखेंगे, और यहां से 2s -1। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0, और ये दोनों नंबर्स तो सेम ही हैं। इसलिए 2s -1 को जब आप 0 के इक्वल लिखेंगे, -1 उधर जाकर +1 में, और मल्टीप्लाई वाले 2 डिवाइड में, यानी s की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। यहां से भी s की वैल्यू 1/2 ही आएगी। तो जीरोज क्या बन जाएंगी? 1/2 1/2। हेंस D इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन। दो इक्वेशंस हैं, इन्हें सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, ये है x + y = 5, ये है 2x - 3y = 4। यहाँ y के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 1 है। हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y के कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। 3x + 3y, 3 5 = 15, और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख दीजिए। 3y प्लस का 3y माइनस का दोनों कैंसिल हो चुके हैं। 3 + 2 5x = 15 + 4 19। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप या तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, या इन दोनों इक्वेशंस को अगेन ऐसे लिखिए ताकि x वाली टर्म से x वाली टर्म कैंसिल हो जाए और y का आंसर आ जाए। हम क्या करते हैं,
x की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x के प्लेस पर लिखा 19/5 प्लस y इज इक्वल 5 एज इट इज। प्लस का 19/5 दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, 5 माइनस 19/5। y इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 5, 5 5 25 माइनस 90, तो ये कितना बचेगा 6/5, यानी y की वैल्यू आ गई है 6/5 और x की वैल्यू 19/5। तो A इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा समीकरण द्विघात है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमें इन्हें सोल्व करना पड़ेगा और अल्टीमेट जहां पर हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी घात अगर 2 बच जाएगी x की, इट मीन्स दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। पहले हम इसे सोल्व करते हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है, उसके लिए x को x से मल्टीप्लाई फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x² प्लस 3x। अब -1 को x से, -1 को 3 से, -x माइनस 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली इन दोनों ब्रैकेट्स की भी ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई किया, x² प्लस 3 माइनस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x²। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, -2x माइनस 35, बीच में इक्वल का साइन है, इधर x² इधर x², ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। इट मीन्स हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 तो बचे ही नहीं, अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ओके, और एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, इन्हें आप कैंसिल नहीं करेंगे। प्लस 2x और माइनस 2x कब कैंसिल होते हैं? जब वो इक्वल के एक ही साइड होते हैं। ओके, अगर यहाँ पर ये -2x इधर आकर माइनस का 2x होता तब ये दोनों 2x कैंसिल हो जाते। अब हम इस सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2x की मल्टीप्लाई 2x से और फिर 1 से क्या बनेगा 4x² प्लस 2x। -1 से मल्टीप्लाई करने का सिर्फ ये मतलब होता है कि साइन चेंज कर दीजिए। -2x माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, x² प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया, 4x² प्लस का x² इधर आकर माइनस के x² में चेंज हो जाएगा, -4x इधर आकर प्लस 4x में, -1 एज इट इज, प्लस 4 इधर आकर -4 में। ओके, इन्हें सिंप्लीफाई करने से आएगा 3x² प्लस 4x, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे -5। इस इक्वेशन में सबसे बड़ी घात 2 है, इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b², यानी 4x² माइनस 1। ये वाली वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ, ये है 4x², ये है -1, इसे लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है, PE की वैल्यू गिवन है और हमें बतानी है P नोट E की। जब भी आपको नोट E की वैल्यू बतानी हो, नोट E को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे, तो आपको गिवन वैल्यू को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? 1.000 सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा। 10 - 5 5 9 9.0, तो वैल्यू विल बी 0.995। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ट्रू फॉल्स के हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, हमें सिर्फ बताना है सही है या नहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? C/A।
C बाय A। अब C की वैल्यू आपको यहां से ढूंढनी है। ये वैल्यू किसकी है? A की। B की क्या वैल्यू है? -1 और C की वैल्यू है -3। C बाय A यानी -3 बाय A की वैल्यू है 6। 3 2 ज़ा 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया -1/2 और इसने भी यही कहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना अच्छा सवाल है ना? A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। जब सारी टर्म्स इक्वल होती हैं तो बहुत 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 सारे सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें ग्राफ कैसा बनता है? एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ आ जाता है। हर पॉइंट एक सॉल्यूशन होता है। अब हमसे पूछा गया है यदि ये कंडीशन हो तब रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। हाँ जी, बिल्कुल संगत होता है। असंगत का क्या मतलब है? कोई हल नहीं, और यहां तो हर पॉइंट एक हल है। ओके, so this statement is true. Now 8th question. यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब ये वैल्यू बतानी है। कुछ भी सवाल नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b/a। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है? c/a। बस इतनी सी बात है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाए तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लिया करें आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है, लेकिन फिलहाल ये आपको सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन मिला है। कोई बात नहीं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 इक्वेशंस बनेंगी, आपस में उन्हें सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? माना एक बल्ले का मूल्य। डिटेल में इसलिए बता रही हूं कि अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आ जाए तब आप इसे डिटेल में लिख सकें। ओके, और एक गेंद का मूल्य y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 कंडीशंस आपको यूज करनी है। 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्लों का 7x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y तो 6 गेंदों का मूल्य 6y। ओके, 7x प्लस 6y, ये फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन के लिए 3 बैट्स हैं, 5 बॉल्स हैं, 1750। 3 5 1750। 3 5 1750। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को आप आराम से सोल्व कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7। ओके, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके, 22। साइन चेंज करेंगे, x से x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 17y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस, यहां भी माइनस लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर ये है और इसके आगे माइनस है। 0 5 850। ओके, नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, तो 17 डिवाइड में लिखा जाएगा और 17 5 जा 85। y की वैल्यू क्या आ गई? 50। ओके, अब y की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी
समीकरण 1 में रखने पर, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर देखिए 7x यूं का यूं लिखना है, सिर्फ y के प्लेस पर आपको 50 लिखना है। 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। 6 इंटू 50 300, प्लस का 300 राइट साइड जाकर माइनस के 300 में चेंज हो जाएगा। इसमें से जब आप 300 माइनस करेंगे 3500 आएगा। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और जैसे ही आप 3500 के डिवाइड में 7 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 500। x की वैल्यू आ गई 500। ओके, x आपने क्या माना था? हमने x माना था एक बैट का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y। x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं 500 एंड 50। यहाँ पर आपसे पूछा गया था प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। ₹500, ₹50। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तभी आप ये आंसर लिख पाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना है आपको। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोड का। क्या? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, सिर्फ फॉर्मूला। ये सभी रूल्स आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, चाहे ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आए या 1 मार्क में। आपका नंबर कहीं कटना नहीं चाहिए। यदि दो अंकों ए और बी का एलसीएम L और जीसीडी HCF M हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है, ट्रू है? लघुत्तम और महत्तम एलसीएम और HCF L और M, इन दोनों में क्या कनेक्शन होता है? क्या लघुत्तम छोटा होता है महत्तम से, या बराबर होता है, या लघुत्तम बड़ा होता है, या फिर ये वाली कंडीशन? आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं, जैसे 2 और 4। अगर आपको 2 और 4 का एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। ओके, और अगर आपसे इसका HCF पूछ लिया जाए 2 4 का तो HCF आएगा 2। बताइए अब एलसीएम बड़ा है या HCF बड़ा है? सीधी सी बात है, एलसीएम हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन अगर दो नंबर्स सेम ले लिए जाएं, जैसे 2 2 4 4 7 7, तब इनके एलसीएम और HCF की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। यानी एलसीएम और HCF की वैल्यू सेम भी हो सकती है, अदरवाइज एलसीएम बड़ा तो होता ही है HCF से। ओके, तो इस ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है, ज्यादा करेक्ट ऑप्शन ये सही है, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू M। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है, और अगर रूट्स हो तो रूट्स भी फाइंड करने हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है। नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों का अस्तित्व पता चलता है D से, और D का पता चलता है ABC से। देखिए कैसे, यहां पर A की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू -2 और C की वैल्यू 1/3 है। ओके, और D का क्या फॉर्मूला होता है? B² - 4AC। B का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4, A की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। -2 का स्क्वायर यानी -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 वैल्यू क्या आ गई 0। अगर D की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल। ओके, यानी मूलों का अस्तित्व तो है और वो दोनों रूट्स कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। अब हमें वो दोनों रूट्स फाइंड करने हैं। D की इस वैल्यू को याद रखना कि 0 आई है। अब रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला -b प्लस माइनस
√d डिवाइडेड बाय 2a। ओके, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। बताइए p की क्या वैल्यू है? -2, एक माइनस फॉर्मूले में है। ओके, प्लस माइनस अभी हम d को कैलकुलेट करके आए हैं 0, और 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। a का डबल 3 का डबल कितना होगा? 6, माइनस माइनस प्लस 2/6। ओके, ये प्लस माइनस 0 खत्म हो जाएगा। दोनों ही आंसर जो हैं वो 2/6 आएंगे। इन्हें आप कैंसिल करेंगे, 2 3 6। क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए 2 से ज्यादा आंसर नहीं होंगे और 2 आंसर जरूर होंगे। आप ऐसे ना सोचें कि 2/6 आ गया, ये तो सिर्फ एक ही आंसर है। नहीं, दोनों ही मूल बराबर होंगे और जो एक आंसर आएगा वही सेम दूसरा आंसर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ये अगेन सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को ये टेबल एक प्रदर्शित करती है। हमें बताना है एक लैंप का माध्यक जीवन काल, यानी आपको यहाँ पर मीडियन फाइंड करनी है, और मीडियन फाइंड करनी तो सबसे आसान होती है। ये टेबल ऐसे लिखी है यहाँ, और हमने इस टेबल को यहाँ लिख दिया। माध्यक को ढूंढने के लिए हमें CF की जरूरत होती है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो CF कैसे कैलकुलेट होती है? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म के लिए आपको ऐसे इन नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। 56 + 14 70, 70 + 60 130। ओके, 130 + 86 216 + 74 290 + 62 352 + 48 400। ये सारी टर्म्स F होती हैं, FI, और इनका सम भी 400। अगर ये दोनों टर्म्स मैच हो रही हैं, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और अब हम यूज करेंगे माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई H। सबसे पहले हमें अपने काम की रो देखनी है। कौन सी रो है जहां से हमें ये सारी वैल्यूज मिलेंगी? वो कैसे पता लगता है? यहां से n की वैल्यू कितनी है? 400, इसका हाफ कर दीजिए 200। 200 से जस्ट अबोव थोड़ा सा भी बड़ा जो नंबर है वो CF वाली लाइन में देखिए, और वही रो काम की होगी। ओके, ये रो काम की है। ये वैल्यू L की लोअर लिमिट, छोटी लिमिट से L की वैल्यू आती है, यानी L के प्लेस पर आप लिखेंगे 3000 प्लस n/2, n की वैल्यू है 400 और 400 का हाफ 200 माइनस CF। इस CF की लाइन में जो काम की रो है उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी उससे जस्ट अबोव जो वैल्यू होती है वो CF की होती है, डिवाइडेड बाय F। F यहीं से लेना है 86 और मल्टीप्लाई बाय H। 3000 और 3500 में 500 का डिफरेंस है, इसलिए H की वैल्यू क्या बन जाएगी? 500। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है और माध्यक बिल्कुल आपके पास होगा। 3000 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 86 मल्टीप्लाई 500। ओके, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 35000 डिवाइडेड बाय 86। अब ये टर्म कैंसिल हो रही है, 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब 3000 प्लस 17500 को आप 43 से डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल में आंसर आएगा, और वो आंसर आप लिखेंगे 406.976। 3000 में ये आप ऐड कर दीजिए 3406.97। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? माध्यक के बारे में। और माध्यक क्या है? एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, और ये लाइफ टाइम जो है, जीवन काल है जो वो आवर्स में है, इसलिए माध्यक ये आएगा इतने
आवर्स। ओके, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दे रखी है। ये पिछले ही क्वेश्चन की चॉइस में क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। ये डाटा गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, बस आप ये देख लिया करें कि किसी क्वेश्चन में हमें माध्य ढूंढना है या माध्यक या बहुलक। ओके, इस क्वेश्चन में हमें माध्य ढूंढना है। तो चलिए, ये टेबल ऐसे लिख दी हमने। दैनिक मजदूरी XI की वैल्यूज आपको पता चल गया होगा। अब तक हम तीसरे सैंपल पेपर पर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस करते करते XI की वैल्यू होती है इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी 110, इन दोनों का मिड पॉइंट 130, इनके बीच में 20 का डिफरेंस है। तो अगर आप 20 ऐड करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म अपने आप ही आ जाएगी। ओके, FI ये बुक के अंदर ये वैल्यूज गिवन है। अब हमें माध्य ढूंढना है। माध्य फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। इन तीनों सैंपल पेपर्स में मैंने माध्य के सभी क्वेश्चन सिर्फ एक ही फॉर्मूले से करवाए हैं, ताकि आपको एक मेथड बिल्कुल पक्का हो जाए, उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों टर्म्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है। 1320 इनके मल्टीप्लाई 1820 00 18200। ओके, ये हो जाएगा 1200 1020 और इसकी मल्टीप्लाई 1900। ओके, जैसे ही आपके पास FI XI की मल्टीप्लाई हुई, आप इसका सम कर लीजिए। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो 23640 आएगा। सारे FI भी आपको ऐड करने होते हैं 50, और अब माध्य में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 23640 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। हाँ जी, ये वैल्यू आ गई माध्य की। ओके, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था ये जो मजदूरी है, श्रमिकों की संख्या, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी थी, तो वो उतने रुपीज आ गई। ओके, 472.8 रुपीज। अंडरस्टैंड? नाउ लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है, थर्ड सैंपल पेपर है, उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आपने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, समझ लिए, कितने सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और अब जब भी सेट की डेट शीट आएगी और मैथ्स का पेपर होगा, उस दिन आप धड़ाधड़ बिल्कुल अच्छे से सवालों को करके आएंगे। देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, और इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, तो उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे। रेड मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स और ग्रीन मार्बल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रायिकता बतानी है लाल कंचे की, यानी रेड मार्बल की। टोटल मार्बल्स कितने हो गए? कुल कंचे 5 + 8 + 4 17। ओके, अब हमें रेड मार्बल की प्रायिकता बतानी है। बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, रेड मार्बल्स कितने हैं? 5, तो 5 को आप ऊपर लिखिए, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। सेकंड पार्ट में आपसे व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। व्हाइट मार्बल कितने हैं? 8 और टोटल 17, बस खत्म। लास्ट जो पार्ट है उसमें आपसे ऐसे कहा गया है ग्रीन नहीं है। अगर आपने कंचा निकाला और वो ग्रीन नहीं है, तो सीधी सी बात है वो या तो रेड होगा या व्हाइट होगा। ओके, रेड कितने हैं? 5, व्हाइट कितने हैं? 8, और 5 + 8 डिवाइडेड बाय 17,
13/17। ओके, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया खत्म। और इसी के साथ तीनों सैंपल पेपर कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ सेट जुलाई नहीं है, हमारा टारगेट है मार्च 2024। मार्च 2024 के मैथ्स के पेपर में मुझे आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलवाने हैं। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, और आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है। नंबर लेना बहुत आसान काम है, बस आप पढ़ते जाइए और कुछ नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।